सो गाइस, पोकेमॉन एनीमे में कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती है, जिसमें से एक है एश का पिकाचू का इवॉल्व होना। क्योंकि यार ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, एश का पिकाचू तो कभी इवॉल्व होने वाला है नहीं, बिकॉज उसका काफी बड़ा फैन बेस है एंड अगर वो इवॉल्व हो गया तो काफी सारे फैंस नाराज हो जाएंगे। बट फिर भी शुरुआत से ही पोकेमॉन कंपनी काफी सारे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट लाती रहते हैं हमारे लिए एंड ऐसे भी हमें कई सारे मूवमेंट देखने को मिला जहाँ पे पिकाचू ऑलमोस्ट इवॉल्व हो गया था राइचू में। हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे मूवमेंट या फिर कुछ ऐसे एपिसोड के बारे में बात करेंगे जिनमें एश का पिकाचू ऑलमोस्ट इवॉल्व हो गया था बट एट द लास्ट मूवमेंट वो इवॉल्व नहीं हुआ। सो गाइस, आप लोगों ने तो डोरेमोन द मूवी नोबिता स्टील ट्यूब्स न्यू एज देखा ही होंगे। सो इस मूवी में हमें डोरेमोन के बहुत सारी मिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसमें से सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है रिरुरू का पुनर्जन्म। क्या रिरुरू का पुनर्जन्म हुआ था? तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में जानेंगे। उसके साथ डोरेमोन से रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्ट्स, जियान का फादर भी आप लोगों को पता चलेगा आज की इस वीडियो में। जियान का फादर आप लोगों ने कभी देखा डोरेमोन के सीरीज में तो वो भी देखने को मिलेगा और डोरेमोन के एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जो कि हमें डोरेमोन के कुछ ही एपिसोड में देखने को मिला था, उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। क्या आप सभी को पता है शिनचैन का सीरीज का सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है? वो है खुद हमारा शिनचैन और शिनको। तो इन दोनों के बारे में भी पता चलेगा आज की इस वीडियो में क्यों ये दोनों इतना ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। एंड हाँ यार, इसके साथ आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ऑसम अपडेट पता चलेगा, जैसे कि शिनचैन, डोरेमोन और पोकेमॉन से रिलेटेड एकदम ब्रांड न्यू अपडेट से आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से वॉच करना। नंबर 3, पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल का एपिसोड 21। तो इस एपिसोड में बेसिकली एश ट्राई नहीं करता पिकाचू को इवॉल्व करने के लिए, बल्कि टीम रॉकेट ट्राई करती है, जहाँ पे टीम रॉकेट अपना रोबोट बना के लाई होती है जिससे कि वो पिकाचू को इवॉल्व कर सके। सबसे पहले तो मैजिकाक और पीवास को उसमें इवॉल्व करने का ट्राई करता है बट वो उनको अनफॉर्चुनेटली इवॉल्व नहीं कर पाते एंड उसके बाद वो पिकाचू को पकड़ कर उस मशीन में रख देता है एंड उसको इवॉल्व करने का कोशिश करता है बट पिकाचू भी इवॉल्व नहीं होता। तो इसे देख के टीम रॉकेट का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो अपने रोबोट को ऑन करने का कोशिश करता है एंड तभी उनको पता चलता है कि अगर रोबोट को ऑन करना है तो उनको एक एवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा रोबोट के थ्रू। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टीम रॉकेट कुछ भी नहीं कर पाए, फिर एश ने पिकाचू को अटैक करवा के उनको उड़ा दिया। नंबर 2, पोकेमॉन एपिसोड फ्लाइंग द टावर ऑफ सक्सेस। तो इस एपिसोड में लिटरली एश का पिकाचू ऑलमोस्ट इवॉल्व हो ही गया था बिकॉज एक ट्रेनर ने उसके ऊपर एक थंडरस्टोन फेंक दिया था दूर से एंड वो थंडरस्टोन ऑलमोस्ट पिकाचू के ऊपर गिरने वाला था एंड तभी एश जाके थंडरस्टोन को पकड़ लेता है एंड पिकाचू को इवॉल्व होने से बचा लेता है, क्योंकि ऑफकोर्स एश भी नहीं चाहता है कि पिकाचू इवॉल्व हो जाए। इस वजह से वो डर गया था एंड जाके थंडरस्टोन को पकड़ लिया था एंड अगर यहाँ पे एश को थोड़ा सा भी देर हो जाता तो शायद से पिकाचू इवॉल्व हो गया होता। और फाइनली नंबर 1, पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल का एपिसोड 74, जिसका टाइटल था पिकाचू एंड गोलिया। तो इस एपिसोड में एश एक सो नाम के ट्रेनर को बैटल के लिए चैलेंज करता है जिसके पास एक राइचू होता है एंड एश अपने पिकाचू को सेंड करता है उसके खिलाफ बैटल करने के लिए बट ये बैटल एश काफी इजीली हार जाता है बिकॉज राइचू के पास काफी अच्छे मूवमेंट्स होता है, जैसे कि हाइपर बीम जो कि पिकाचू को काफी इजीली डिफेंड करने के लिए काफी है एंड तभी वहाँ पे अचानक से पॉल आ जाता है एंड वो एश को बोलता है कि अगर तुम्हें उस राइचू को हराना है या फिर उस राइचू के क्लोज भी जाना है बैटलिंग में तो तुम्हें अपने पिकाचू को इवॉल्व करना पड़ेगा एंड तभी ब्रॉक बोलता है कि पिकाचू हाइपर बीम लर्न नहीं कर सकता है एंड डॉन भी बोलता है कि अगर तुम्हें पिकाचू को इवॉल्व करना है तो तुम्हें एक थंडरस्टोन की जरूरत पड़ेगी एंड ये सारे बात पिकाचू सुन रहा था बट वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता एंड फिर एश पिकाचू को पोकेमॉन सेंटर ले जाता है एंड थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोलता है एंड थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर से पिकाचू उठ जाता है बेड से राइचू से बैटल करने के लिए बट एश दोबारा से पिकाचू को बेड पे सुला देता है बिकॉज उसको काफी ज्यादा रेस्ट की जरूरत है एंड तभी एश अपने बैग से एक थंडरस्टोन निकलता है जो कि उसको मिला था बर्मिलियन सिटी के नर्स जॉय से जब वो एल्टीसाइड से बैटल करने गया था एंड तभी से एश ने ये संभाल के रखा था कि कभी एश को जरूरत पड़े इस स्टोन का पिकाचू को इवॉल्व करने के लिए बट एश वो थंडरस्टोन यूज नहीं करता है एंड उसको विंडो के पास रख देता है एंड जब रात को पिकाचू स्टोन को देखता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके बाद वो दूसरे तरफ मुंह मोड़ लेता है
एंड उसके बाद एस का पिकाचू काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड अगले दिन फिर से पिकाचू का वापिस बैटल होती है उसी ट्रेनर के राइचू से। एंड बहुत लंबे मैच के बाद एस का पिकाचू राइचू को डिफीट कर देता है एंड ये बात साबित कर देता है पिकाचू राइचू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने कभी जियान के फादर को देखो? मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने अभी तक जियान के फादर को नहीं देखे। सो यार मैं आप सभी के साथ एक इमेज शेयर करता हूँ। आप लोग ये देखो जियान का फादर कैसे दिखने में था। एंड ये एकदम पहले के डोरेमोन सीरीज के जियान के फादर है। उसके बाद जियान के फादर को हमें कभी देखने को नहीं मिला डोरेमोन के सीरीज में। एंड इसका यही वजह है कि जियान का फादर बहुत ही ज्यादा हाइट में छोटा है एंड बहुत ही ज्यादा बच्चे जैसा दिखने में लगता है। और जापानीज एपिसोड में जियान उसके फादर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता था, जो कि हमारे इंडिया में कभी दिखाया नहीं जाएगा। तो इसी कारण के वजह से डोरेमोन के ओल्ड एपिसोड हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलता और जियान का फादर भी उसके बाद से डोरेमोन के सीरीज में हमें कभी देखने को नहीं मिला। सो आप सभी के साथ मैं अभी एक इमेज शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस इमेज में अच्छे तरह से देखो, यहाँ पर एक येलो कलर का डाक है जो कि 22nd सेंचुरी का एक रोबोट है, जो कि एकदम पहले के डोरेमोन के सीरीज में हमें देखने को मिलता था। कुछ ही डोरेमोन के एपिसोड में इसका रेफरेंस मिला था हमें, क्योंकि गाइस देखो इस कैरेक्टर को बाद में जाकर हटा दिया गया डोरेमोन के सीरीज से। बाकी तो फुजियो ने बोला था तब के टाइम में कि एक कैरेक्टर था डोरेमोन का, उन्होंने सोचा था कि इसको एक कैरेक्टर एज ए रखेंगे डोरेमोन सीरीज में। बाद में वो जाके हटा दिया क्योंकि डोरेमोन के सीरीज में इस डक को उतना ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता था, इसका कोई खास यूज भी नहीं था, ये सब बक करता था। और साथ ही साथ आप लोग अब देखो कुछ डोरेमोन के ओल्ड एनिमेशन क्वालिटी के इमेज। अब जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन बोला था कि क्या रिरुरू का पुनर्जन्म हो सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, रिरुरू का पुनर्जन्म हुआ था। और ये बात मैं एकदम ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का सबूत आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। आखिर में हम दोनों सोचे कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। हाँ? हाँ? सो नोबिता को मूवी के एंडिंग में जो चीज दिखती है वो असल में रिरुरू थी, यानी उसका पुनर्जन्म हुआ था। एंड हाँ, वो सिर्फ अकेले नहीं थे, उसके साथ पिप्पो भी था बाट के रूप में, यानी कुल मिला के दोनों का ही पुनर्जन्म हुआ था। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कैसे, भविष्य तो बदल चुका था है ना, एंड सारे रोबोट गायब भी हो चुका था, तो रिरुरू का पुनर्जन्म कैसे हुआ एंड वो नोबिता के पास कैसे आया। इन सब चीजों के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। मूवी में जब फ्यूचर बदल जाता है और रिरुरू गायब हो रही होती है, तब वो शिजुका को बोलती है कि वो एक अच्छी रोबोट के रूप में पुनर्जन्म लेगी। पर ओरिजिनल जापानीज डायलॉग में वो कहती है कि वो एक एंजल रोबोट के रूप में पुनर्जन्म लेगी। एंड मूवी में रिरुरू शिजुका को बताता है कि ऊपर वाले ने इमू और आमू नाम के 2 रोबोट्स बनाए और उन्हें बाकी रोबोट्स बनाने के लिए कहा, यानी एक तरह से वो लोग भगवान का दूत हुए। और भगवान के दूत को हम एंजल कहते हैं, मतलब कि रिरुरू उन दोनों में से एक थी। वो कैसे मैं बताता हूँ। अब रिरुरू ने पास्ट में जाकर फ्यूचर को तो बदल दिया था, जिसके वजह से सब कुछ बदल गया। बट एक चीज नहीं बदली थी, वो था रिरुरू का ब्रेन का स्टार। फ्यूचर में सब कुछ गायब हो गया, पर रिरुरू के ब्रेन के जो स्टार थे वो गायब नहीं हुए, क्योंकि रिरुरू ने अपने स्टार को उन दोनों एंजल में इंजेक्ट किए थे। एंड यहाँ पे रिरुरू ने सिर्फ अपने ब्रेन के 2 स्टार्स को यूज किया था एंड 3rd स्टार उसने शिजुका की नेकलेस से लिया था। अब देखो रिरुरू ने एंजल्स में 2 स्टार इंजेक्ट किए थे, उनमें एक था रेड स्टार और दूसरा था ब्लू स्टार। मतलब कि रिरुरू ने रेड स्टार से उसकी इंसानों के लिए फीलिंग
फीलिंग्स और ब्लू स्टार में उसके मूवमेंट इंजेक्ट किया था, जिसके वजह से फ्यूचर बदली। अब मांगा में हमें इस मूवी का एक चीज दिखाया जाती है जो कि इस मूवी में हमें नहीं दिखाया जाता। एंड मांगा में हमें ये दिखाया जाता है कि शिजुका को जुडोपिया से पृथ्वी पर वो दोनों एंजल छोड़ के जाते हैं, पर जब वो छोड़ने जाते हैं तब वो बताता है कि प्रोसेसर आस्क्स लीज टू सेंड यू बैक टू द अर्थ विद हिज रॉकेट, जिसका मतलब ये होता है कि रिरुरू ने ब्लू स्टार में कुछ ऐसी मूवमेंट सेंड की थी जिससे फ्यूचर बदलने के बाद वो एंजल शिजुका को पृथ्वी पर छोड़ने आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऐसी भी सेटिंग की थी जिससे कि वो एग्जिस्ट 30,000 साल बाद नोबिता के सामने से गुजरे, पर वो नोबिता से मिली क्यों नहीं? तो इसका जवाब है कि उसे नोबिता, शिजुका और बाकी सारे दोस्त याद ही नहीं है। एंजल में रिरुरू ने जो ग्रीन स्टार इंजेक्ट किया था वो शिजुका का नेकलेस का था, और रिरुरू का ग्रीन स्टार तो पिप्पो के पास था, जो कि फ्यूचर बदलने के बाद गायब हो गया। इसलिए रिरुरू ने सिर्फ वो टास्क कंप्लीट किया था जिसकी सेटिंग उसने 30,000 साल पहले ब्लू स्टार में की थी, और ब्रेन के सेम स्टार होने के वजह से उसके फेशियल फीचर्स भी एकदम सेम थे, इसलिए वो एंजल रोबोट रिरुरू की तरह देखने लगी। तो कुल मिला के हमें ये पता चलता है कि रिरुरू और पिप्पो दोनों का ही पुनर्जन्म हुआ था, और रिरुरू उन दोनों एंजल रोबोट में से फीमेल रोबोट थी, और उसे नोबिता और बाकी सारे दोस्त बिल्कुल याद नहीं। वो सिर्फ उसका टास्क पूरा करने आई थी जो उसने 30,000 साल पहले सेट किया था, और उसके साथ पिप्पो भी था जो कि प्रोबेबली उसने ही बनाया होगा। अब यार मुझे जियानो सुनियो के ये फंडा कुछ समझ नहीं आता, मतलब कि यार वो लोग बचपन में नोबिता को मारते थे एंड बड़े होके मिडिल क्लास में वो लोग मित्सुओ को मारता है। सो यार आप देख लेते हैं हमारे दुलारे शिनचैन का रियल लाइफ हाउस और रियल लाइफ सिटी कासुकाबे को। तो आप सभी को पता है शिनचैन का फ्यूचर का ड्रीम क्या है? तो शिनचैन का फ्यूचर ड्रीम है कि नैनेको से शादी करना। तो ये बात मुझे भी पता और आप सभी को पता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों ने तो शिनचैन मूवी विलन और दुल्हन देखा होगा, एंड इस वाले मूवी में हमें देखने को मिलता है फ्यूचर शिनचैन। बट हैरानी की बात यह है, एक बार नहीं बहुत बार हमें देखने को मिला फ्यूचर शिनचैन। पर यार सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें फ्यूचर शिनचैन तो देखने को मिला, पर उसका फेस हमें एक बार भी नहीं दिखाया गया। आखिर फ्यूचर शिनचैन का फेस कैसा दिखता है? पर यार शिनचैन के सिर्फ एक ही मूवी में ही नहीं, और एक मूवी जिसका नाम है क्रेयॉन शिनचैन ओकुकुसाई एडमिशन। सो इस मूवी में भी हमें फ्यूचर शिनचैन देखने को मिलता है। पर हैरानी की बात यह है कि इस वाले मूवी में भी हमें फ्यूचर शिनचैन का फेस देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये तो किसी को नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमें फ्यूचर शिनचैन का फेस क्यों नहीं दिखाया जाता मूवीज या एपिसोड में। और आप बात करते हैं शिनचैन सीरीज की और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में, एंड वो है शिनको। एंड गाइस शिनको कौन है, इसका जवाब किसी को नहीं पता। और गाइस ये जब भी आती है तब भी यार आसपास के एनवायरनमेंट में काफी अजीब चीजें होता है, आसपास काली काली बादल हो जाते हैं। और कई बार तो ये भी दिखाया गया है हमें शिनको जो है वो टाइम मशीन से आती है शिनचैन से मिलने, जो कि देखने में काफी ज्यादा हॉरर लगता है। जैसे कि शिनचैन के पास शीरो है, वैसे ही शिनको के पास शीरो जैसे दिखने वाले दो डॉग है, जो कि हमेशा ही शिनको के कानों में रहते हैं, और ये डॉग बहुत ही ज्यादा छोटा है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये शिनचैन और तामाको का बेटी है, और बहुत सारे लोग ये भी बोलता है कि ये हिमावारी का बेटी है। पर यार तब भी कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है शिनचैन के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से। सो आप बात कर लेते कुछ ऑसम अपडेट्स के बारे में। तो डोरेमोन का ब्रांड न्यू मूवी का लीक्स निकल के आ रहा है मेरे पास। तो गाइस ये इमेज आप लोग देखो, यहाँ पे नोबिता और डोरेमोन एक पूल के बीच में एक बर्फ जैसी जगह में डोर खुला है। आई थिंक 2022 में जापान में जो डोरेमोन का मूवी आएगा ये बर्फ के ऊपर या फिर बर्फीला जगह के ऊपर बेस्ड होगा। इससे पहले अंटार्कटिक काची आया था, बर्फीला जगह के ऊपर बेस्ड मूवी, बहुत ज्यादा तबाही मचा दिया था पूरे जापान और वर्ल्ड वार। तो ऐसे हो सकता है कि डोरेमोन का ये मूवी भी तबाही मचा दे पूरे वर्ल्ड वार। सो ये मूवी जब भी आएगा और लीक्स निकल के आएगा तो मैं आप सबके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। वो सारे कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, डोरेमोन से रिगार्डिंग और एक बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ निकल के आ रहा है अपडेट। सो डोरेमोन का न्यू एपिसोड हमें जल्दी देखने को मिलेगा 2022 में। सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लीक्स तो निकल के आ रहा है, पर ये बात कॉन्फर्म नहीं है। मुझे लगता है कॉन्फर्म होगा, जल्दी आएगा भाई, चिंता मत करो, थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है।
एंड हाँ पोकेमॉन फैन खुश हो जाओ, पोकेमॉन सीजन 16 का डबिंग स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा मार्वल एचक्यू में, सॉरी सुपर हंगामा में देखने को मिलेगा पोकेमॉन सीजन 16। एंड हाँ इसके साथ ही शिनचैन फैन खुश हो जाओ, शिनचैन का एक ब्रांड न्यू मूवी हमें देखने को मिलेगा जल्दी जापान में 2022 में अप्रैल में। सो इस मूवी का नाम है क्रेयॉन शिनचैन मोनोमोको निंजा कन्फ्यूडेन। तो गाइस ये एक जापानीज नेम है और मूवी बहुत ज़्यादा कमाल का होने जा रहा है क्योंकि ये निंजा के ऊपर बेस्ड है, और सच कहूँ तो निंजा के ऊपर बेस्ड है मूवी तो कमाल का ही होगा। सो इस मूवी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ गाइस यही मैं लास्ट में बोलूँगा, मूवी हमें जल्दी तो नहीं 2-3 सालों में देखने को मिलेगा, जो मैंने मूवी के बारे में बोला, या फिर डोरेमोन का मूवी हो या फिर शिनचैन का मूवी, 3-4 साल तो भाई आराम से इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ सभी के साथ और एक डिस्ट्रीब्यूटर में, तब तक के लिए साथ दे। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, टाटा बाय बाय, सायोनारा गाइस।